नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की जो हमारी दूसरी पुस्तक है, उसका दूसरा पार्ट है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये वो दौर था जब कांग्रेस है वही सर्वे सर्वा थी। हमारे जो पॉलिटिकल के एक प्रोफेसर हैं रजनी कोठारी, उन्होंने इसे कांग्रेस प्रणाली कहा था, जिसमें केवल एक ही पार्टी थी। वैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ था और उस समय केवल एक ही पार्टी थी, तो ये एक पार्टी के दल के प्रभुत्व का दौर था। कुछ छोटी पार्टियां और भी थी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें देखो, सबसे पहले छोटे प्रश्न। ये पूरा पार्ट जो है ये शेखावाटी मिशन 100 2024 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाया गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पार्ट कुल 4 नंबर का है। इसमें देखो, छोटे प्रश्न आएंगे 1 नंबर का एक प्रश्न और बड़ा प्रश्न आएंगे 3 नंबर का। तो इस प्रकार 4 नंबर का ये पूरा होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती? तो हमें पता है कि लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 364 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो केरल राज्य में सत्ता में आई थी। और पूरी दुनिया के सामने एक अचंभित करने वाली चीज़ थी कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ करके केवल और केवल भारत के केरल में जीती थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो ध्येय था उस समय वो ये था कि ये क्रांति के पक्षधर थे, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से केरल में पहली बार साम्यवादी पार्टी चुनी। नहीं तो साम्यवादी पार्टी साम्यवादी शासन के अंदर आती है। अगला है, त्रावणकोर कोचीन वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? त्रावणकोर और कोचीन दोनों ही केरल राज्य का हिस्सा है। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी थे और ये भारतीय अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पांचवा प्रश्न है, ए के गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे? तो ए के गोपालन जो हैं ये केरल पार्टी के थे। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केरल में थी। केरल के अंदर ही कम्युनिस्ट पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी और ए के गोपालन थे, ये कम्युनिस्ट नेता थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका संबंध केरल से था। 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? तो उस समय केवल 15% मतदाता साक्षर थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है? मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आपको बताने की जरूरत है। ये प्रश्न यदि आता है तो सभी बच्चों का लगभग सही होगा। भारत में दलितों का मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? स्वतंत्र पार्टी का गठन सी राजगोपालाचारी ने किया था। और अपने यहाँ जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी थी, उन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो भी स्वतंत्र पार्टी से ही लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? प्रश्न को देखिए, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 है। प्रश्न पूछा है, भारत का संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? तो भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था दिनांक 26 नवंबर 1949 को। जब हम संविधान के प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ आता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। कुछ अनुच्छेद जो थे वो उसी दिन लागू हो गए थे, बाकी विधिवत रूप से इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और 24 जनवरी 1950 को ही हमारी जो संविधान सभा थी, उसी संविधान सभा को हमने संसद में कन्वर्ट कर दिया था। तो 24 जनवरी 1950 को याद रखना, क्योंकि संविधान पे सारे हस्ताक्षर 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी को हस्ताक्षर हो चुके थे। 24 जनवरी को संविधान सभा की जो थी वो अंतिम बैठक थी। उसके बाद में 24 जनवरी को ही हमने संविधान सभा को क्या किया था, संसद के अंदर बदल दिया था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। और स्वास्थ्य मंत्री उस समय कौन थे? अमृता कौर। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। अगला प्रश्न है, 1959 में कांग्रेस की सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया? तो अनुच्छेद 356 जो है उसके तहत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया गया था। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 356 में यदि ऐसा लगता है कि राज्य की व्यवस्था जो है, संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो रहा है, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को अभ्यर्थना भेजता है और राष्ट्रपति जो है वहाँ पे राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है 356 के तहत। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। लेबर पार्टी के संस्थापक, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो अंबेडकर जो था वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री, आप सभी को एक मंत्रिमंडल की लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए जिसमें स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है और वित्त मंत्री है। उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, तो वित्त मंत्री है। रक्षा मंत्री है सरदार बलदेव सिंह, उस समय रक्षा मंत्री थे। संचार मंत्री है रफ़ी अहमद किदवई। तो इस प्रकार एक मंत्रिमंडल की आपको लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन क्या था, क्योंकि इनमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। यह प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, पहले ऑब्जेक्टिव में और उसके बाद में। अभी ये वन लाइनर के अंदर मान सकते हो, एक शब्द में उत्तर देने वाले मान सकते हो। 1952 के पहले चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? तो 15%। ये हमने पहले कर लिया है। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये भी पहले आ चुका है कि आचार्य नरेंद्र देव थे। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ये भी इसमें आ चुका है पहले। शिक्षा मंत्री जो है वो अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। इसमें हिंट दिया है कि वर्तमान में यदि पूछ लिया जाए कि कौन शिक्षा मंत्री है तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, ये भी हमने पहले पूछ लिया है। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1950 को, ये भी पहले आ चुका है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में, ये भी पहले आ चुका है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अम्बेडकर, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, ये हमने अभी पढ़ा था। अभी थोड़ा सा अगला अलग प्रश्न आया है, समग्र मानवतावाद के प्रणेता कौन थे? तो समग्र मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। और आपके जो सिक्कर में यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, उसका नाम भी पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी है। तो पंडित दीनदयाल समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। एक दलीय प्रभुत्व के दौर में सबसे अधिक प्रभावशाली दल कौन सा था? तो सीधी सी बात है कि एक दल का प्रभुत्व था, वो दल ही कांग्रेस थी। तो इसका उत्तर सीधा सा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली थी? तो जनता पार्टी को 1977 के आम चुनाव में विजय मिली थी। अगला है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? यह प्रश्न भी पहले आ सका है। 489 में से 364 सीट कांग्रेस को मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में बम्बई में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी दल का मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, जिसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी 1934 में। तो हम इसे भारत में समाजवादी पार्टी दल का गठन 1934 बता सकते हैं। यदि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का नाम आए तो भी यही होगी, केवल समाजवादी दल का नाम है तो भी यही होगी। संस्थापक पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव इसमें हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में तीसरे आम चुनाव 67 में हुए थे। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला प्रश्न है, 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और ये पूरे विश्व में पहला अवसर था जब किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये भारत में था और पूरे विश्व में पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होकर के सरकार बनी थी। पहले आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय और राज्य दल थे? तो जब पहला आम चुनाव हुआ था उसमें 14 राष्ट्रीय दल थे और 52 राज्य स्तरीय दल थे। भारत ने किस चुनाव प्रणाली को अपनाया था? भारत ने जो चुनाव प्रणाली अपनाई उसका नाम था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव। जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया था? जनसंघ ने विचार दिया था एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। जनसंघ पार्टी के प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के प्रमुख नेता थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये हमने पिछली किताब में ही पढ़ा था। रूस की बोल्शेविक क्रांति जो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी वो 1917 में हुई थी। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किस नेता के आने से कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप ले लिया था? तो महात्मा गांधी का जब पदार्पण होता है 1915 में, उसके बाद कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में उभर के सामने आती है और चाहे वो रोलेट एक्ट का विरोध हो, चंपारण का सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में किए गए थे। तो महात्मा गांधी का जब पदार्पण होता है तो कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन का रूप ले लेती है। भारत में दलितों का मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और स्वतंत्र पार्टी का हमने पढ़ ही लिया था, सी राजगोपालाचारी इसके संस्थापक थे। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1959 में कांग्रेस के किस अनुच्छेद के तहत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था? ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब है इसमें दीर्घ लघु उत्तरात्मक उत्तर है जो 3 नंबर के आएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव के समय आलोचक ऐसा क्यों मानते थे कि भारत में प्रथम आम चुनाव नहीं करवाए जा सकते? देखो, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था उस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। तो आलोचक ये मानते थे कि इस समय चुनाव कराना बिल्कुल सही नहीं है, चुनाव करवानी बहुत मुश्किल काम है। उसका कारण ये था कि एक तो भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था और भारत की जनसंख्या बहुत थी। तो शुरू में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, इतना बड़ा निर्वाचन करवाना बहुत मुश्किल काम था। दूसरा, ज़्यादातर मतदाता थे अशिक्षित थे, तो वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ये भी बहुत मुश्किल लग रहा था। तो जो आलोचक थे वो मानते थे कि हमने ये गलत किया है वयस्क मताधिकार को अपना करके, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, भारत का क्षेत्रफल ज़्यादा है, भारत के मतदाता शिक्षित हैं, तो वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियाँ क्या थी? तो भारत में देखो बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती ये थी कि वहाँ पे विभिन्न धार्मिक समूहों में एकता स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती। भारत के नेता थे, उनके सामने सबसे ज़्यादा धार्मिक और राजनीतिक समूहों में एकता की भावना विकसित करना बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ताज़ा ही विभाजन हुआ था। तो देश ने लाशों के ढेर देखे थे, धर्म के नाम पे देश के टुकड़े हो चुके थे। तो इसमें सबसे मुश्किल काम ये था कि धर्म के नाम पे और राजनीति के नाम पे वापस लोगों को एक करना। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो भारत का आकार बहुत विशाल था, तो निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कुल मतदाताओं में से केवल 15% साक्षर थे, और साक्षर का मतलब वो अपना नाम लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोगों में नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो उस समय कांग्रेस एक दल नहीं था बल्कि एक आंदोलन भी था। इसके दौरान कई आदर्श थे, संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस 30 सालों तक शासन में रही। इसके दौरान उसने देखो अस्पृश्यता उन्मूलन का काम किया, दलितोत्थान का काम किया, जागीरदारी प्रथा को मिटाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया और सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना के लिए कार्यक्रम उसने अपनाए थे। भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दल के प्रभुत्व के उत्तरदायी 2 कारण बताओ कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। तो उसका देखो सबसे पहला कारण तो यही था कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो है वो कांग्रेस नेताओं की भूमिका थी, इस वजह से वो लोकप्रिय थे।
दूसरा कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व है बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व था। जिस प्रकार यदि हम वर्तमान में देखें तो नरेंद्र मोदी जो है उनको माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चुनाव जीत जाते हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वो करिश्माई व्यक्तित्व है। ऐसा ही जब देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा ही करिश्माई व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरू का था। उनको अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स के अंदर, तो नेहरू अपने आप में नाम ही काफ़ी था। अगला प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता सबसे पहले तो ये है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे ये कि यहाँ पे राष्ट्रीय दल भी है, उनके साथ में क्षेत्रीय दल भी पाए जाते हैं। और आप इसमें चाहो तो लिख सकते हो, मोरिस डुरवुर्जर जो है उन्होंने दलीय व्यवस्था पे बहुत अच्छा विवेचन किया है। उन्होंने लिखा है कि शाखा पार्टी होती है, काकस होती है, तो उन्होंने दलीय व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपको केवल दो विशेषताएं लिखनी है तो आप लिख सकते हो बहुदलीय व्यवस्था है, और दूसरी ये लिख सकते हो कि क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। एक दलीय व्यवस्था क्या है? जब देश में बहुत सारे दल होते हैं लेकिन किसी एक दल का वर्चस्व होता है तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्दलियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती है, यह स्पष्ट कीजिए। देखो, चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को जब बहुमत नहीं मिलता है तब निर्दलियों की भूमिका बढ़ जाती है। ये निर्दलीय देश हित के बजाय खुद के फायदे के लिए ज़्यादा सोचते हैं और ये दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। ऐसा ही एक जुमला अपने पॉलिटिक्स के अंदर चलता है। हरियाणा के जो गयालाल थे, उनका नाम तो गयालाल था, लेकिन ये जुमला प्रचलित हो गया आयाराम गयाराम। उन्होंने 2 सप्ताह में कम से कम 3 बार दल चेंज कर लिया। तो निर्दलीय जो होता है वो केवल अपने हितों के लिए सोचता है, तो ये दलीय व्यवस्था के हित में नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजनीतिक दलों पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन कौन से दल थे उसमें देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ऑक्टेवियन एलन ह्यूम। अगला प्रश्न है, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारी विचारधाराओं के लोग जुड़े थे और लॉर्ड डफरिन जो है उसके दिमाग की उपज कांग्रेस थी। ऐसा लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि ये एक सेफ्टी वॉल की तरह, जैसे अपने कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल होता है, उसी प्रकार कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने जो है वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठाने शुरू किए, राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रतिनिधित्व किया। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। दूसरी उस समय पार्टी 1906 में बनी थी, मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अगला आता है भारतीय साम्यवादी दल, जो 1934 में बना था, जिसकी स्थापना मानवेंद्र नाथ राय ने की थी, M.N. रॉय ने। और समाजवादी पार्टी जो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि समाजवादी लोगों ने मिलकर के की थी। तो ये सारी पार्टियां जो है स्वतंत्रता से पहले बनी। अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, इनका नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। दलितों को न्याय दिलाते हुए दलितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था। इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे थे। संविधान सभा में भी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे और 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था हिंदू कोड बिल के मुद्दे पे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों की प्रकृति के बारे में बताइए। देखिए, क्षेत्रीय दल होते हैं वो जाति, धर्म, समुदाय पे आधारित क्षेत्रीय दल हैं भारत में, ठीक है। दूसरे जाति, धर्म और क्षेत्रीय भाषा के आधार पे दल, देखिए जैसे मान लो अकाली दल है, क्षेत्र के आधार पे है, और मारवाड़ी संगठन है, या क्षत्रिय धर्म सभा है, अकाली दल है, तो ये क्षेत्र के नाम पे हिंदू महासभा है, या जमात इस्लामी है। ये धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे क्षेत्रीय दल कुछ बने हुए हैं। अगला है राष्ट्रीय दलों से निकले हुए क्षेत्रीय दल। तो पहले दल तो वे थे जो जाति, धर्म या समुदाय में बने थे। दूसरे जैसे कांग्रेस से निकल के बने हैं, तो उनमें अपन देखें तो केरल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तमिल कांग्रेस, ये राष्ट्रीय दलों से निकले हैं। विचारधारा पे आधारित कुछ दल हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक है, किसान मजदूर पार्टी, ये विचारधारा पे आधारित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पहले से लेकर तीसरे आम चुनाव तक भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किस प्रकार मदद की? देखो, पहला आम चुनाव था, उस समय देश गरीब था, अनपढ़ था। यह चुनाव भारत के लिए अग्नि परीक्षा थी। इस समय लोकतंत्र बहुत ही समृद्ध देशों के अंदर, जहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पैसे बहुत ज़्यादा थे, जहाँ समृद्धि थी, वहाँ पे ये मौजूद था।
तो उस समय कई देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, लेकिन भारत में हमने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया, जो एक साहसी और जोखिम भरा कदम था। तो पहला चुनाव भारत के लिए बहुत ही खतरनाक था, हालांकि ये लोकतंत्र की इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और जो लोग ये कहते थे कि गरीबी या शिक्षा की वजह से लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो सकते हैं या लोकतंत्र नहीं हो सकता है, उनके लिए ये एक करारा जवाब था। भारत ने अपने चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत भी किया और पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सबसे बड़ा देश जो है वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना सकता है, गरीबी और अशिक्षा के बावजूद। मतदान के दो तरीके देखे, इसमें मतदान के दो तरीके, जैसे बैलेट पेपर है तो उस पर नाम और चुनाव चिन्ह दर्ज होता है, मतदाता अपनी पहचान के उम्मीदवार के सामने मोहर लगाता है, ये होता है बैलेट पेपर। दूसरा है ईवीएम मशीन से अपने नाम के पसंद के आगे वो आदमी अपना बटन दबाता है मतदाता और अपने उम्मीदवार को जिताता है। अगला है दल बदल से आप क्या समझते हैं। देखो, दल बदल का साधारण सा अर्थ है कोई आदमी एक दल अपना छोड़ करके दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई जनप्रतिनिधि। हालांकि इसके लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन भी किया गया था, लेकिन दल विदल पे बहुत ज़्यादा नियम काम नहीं करते हैं। जैसे यदि एक साथ 3 या 4 आदमी, जैसे राजस्थान के अंदर हमने देखा था, बसपा के जो थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, तो दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। कुछ नियम भी बनाए थे राजीव गांधी ने 1985 के आसपास। अगला प्रश्न है, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। देखो, कांग्रेस जो है वो विचारधारा पर आधारित एक पार्टी है। इसमें वर्ग, जाति, भाषा, अन्य हितों से जुड़े हुए लोग भी इसमें जुड़ चुके थे। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसके अंदर क्रांतिकारी भी थे, शांतिवादी भी थे, इसके अंदर कंजर्वेटिव भी थे, रेडिकल भी थे, इसके अंदर गर्मपंथी भी थे, नरमपंथी भी थे, इसके अंदर दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी थे। तो ये हर विचारधारा को अपने अंदर समाहित कर रखा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्व बताइए। तो देखो, राजनीतिक दलों के कुछ तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है संगठन। तो प्रत्येक दल के अंदर क्या होता है कि लिखित और अलिखित उसके नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, उसका कार्यालय होता है, उसके पदाधिकारी होते हैं। इनमें मूलभूत सिद्धांतों में एकता होती है। तो कोई भी दल होता है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं और सभी सदस्य उन सिद्धांतों को मानते हैं। यदि उनमें सैद्धांतिक एकता नहीं होती है तो वो धीरे धीरे दल नष्ट हो जाता है। संवैधानिक साधनों का प्रयोग, जो राजनीतिक दल होते हैं वे जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित के लिए प्रयास करते हैं या उनको करना चाहिए। संवैधानिक साधनों को प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हथियार उठा लिए या हथियारों के बल पे सत्ता हासिल कर ली, नहीं, वो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करेंगे, अपने सिद्धांतों पे कायम रहेंगे और उनका खुद का संगठन होगा। तो इस प्रकार ये अपना पाठ था, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, जो हमने पूरा कर लिया है। तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस एक ही पार्टी थी और उसने बहुत संघर्ष के दिनों में, जिस समय लोकतंत्र बहुत मुश्किल हो रहा था, उस समय लोकतंत्र को इसने कायम किया। तो ये पाठ हमारा पूरा होता है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे देखा जाए ना तो ये पाठ बहुत छोटा है, आपको इसमें 3-4 चीज़ें करनी है। वीडियो अपना पूरा हो गया, प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको एक तो मंत्रिमंडल का नाम याद कर लेना है। मुश्किल से 5 या 7 मंत्रिमंडल के नाम है वो आपको याद करने हैं। जैसे कानून मंत्री जो थे वो अम्बेडकर थे, विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको आप 2 बार या 3 बार रिपीट कर लेना, सुन लेना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, कानून मंत्री अम्बेडकर थे, रक्षा मंत्री बलदेव प्रसाद थे, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे, स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर थी, और शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इस प्रकार ये मंत्रियों की एक लिस्ट आप याद कर लेना। दूसरे जो पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव ने बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो अम्बेडकर ने बनाई थी, और स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी। एक के गोपालन थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो ये कुछ पार्टियों के नाम है। ये 2-3 चीज़ों में से आपके इस प्रश्न पक्का इसमें से 1-2 प्रश्न इसमें ज़रूर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसे आगे शेयर करिए, और यदि इसमें आपका कोई सुझाव है कि किस तरह का बदलाव किया जा सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।